रूपानी फाउंडेशन के चाइल्ड एंड मदर के सेहत के हवाले से जो हमारा मैंडेट है उसके अंडर हम मैटरनल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉक शोज करते रहते हैं। वी अगेन हैव मिस हुमेरा मुजीब विद अस, जिनके साथ पहले भी हमारे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। रिसेंटली क्योंकि अक्टूबर का महीना हम मेंटल हेल्थ के महीने के तौर पे मनाते हैं, तो हमारी कुछ वीडियो सीरीज़ आई हैं जिनको आप हमारे रूपानी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं, और माइंड योर माइंड हुमेरा मुजीब का अपना एक पेज है और चैनल भी है, आप उनको देख सकते हैं, उनसे फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये इट इज़ अबाउट अ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, कि अपने बच्चे को समझना, उसके डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स को समझना और अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट करना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वी आर ऑलरेडी लेट, सो मिस हुमेरा आप प्लीज़ स्टार्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इन्फेंट मेंटल हेल्थ। आज हम बात करेंगे बच्चे की पैदाइश से लेके उसका जो पहला साल होता है, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज, हम उस एज ग्रुप की बात करेंगे। क्योंकि जनरली जो कंसेंसस है रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट्स का, वो ये है कि बच्चे के पहले 3 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन आज हम उन 3 सालों को कवर नहीं करेंगे। हम बर्थ से 1 ईयर का जो पीरियड है हम उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसमें यूजुअली बच्चा नॉन वर्बल होता है, वो खुद अपने बारे में बोल नहीं सकता, अपने नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो आज जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ शुरू में। वो ये है कि एक बच्चा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो कैसे मैनेज करता है, खुद कैसे समझता है और कैसे समझाने की कोशिश करता है, और उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसके, वो उनको कैसे एक्सप्रेस करना सीखता है, और ये बेसिकली उसके जो इमोशंस है ये आते कहाँ से हैं, और उसकी जो इमोशनल उसका जो स्टेट होता है वो कैसे डेवलप होता है, और ये उसकी मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है। साइको सोशल जो उस बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसकी अपनी इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट, और साथ में वो सोशली लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता है और कैसे करता है, हम आज उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे के पहले 3 साल में बहुत ज़्यादा एक बच्चे के अंदर डेवलपिंग कैपेसिटी होती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे को उस पीरियड में जो सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, जितना सिखाना चाहें सिखा सकते हैं। क्योंकि उस बच्चे के अंदर सीखने की, चीज़ों को पिक करने की, लर्न करने की जो उसकी एबिलिटी है, वो उस वक़्त पहले 3 साल में पीक में होती है। और अगर पहले 3 साल में भी देखें तो जो पहला साल होता है, वो बहुत ज़्यादा बच्चे का इम्पोर्टेंट होता है। खैर, जब हम आज तो हम बर्थ से शुरू कर रहे हैं कि बर्थ के बाद बच्चे की साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ मैं एक बात को मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, वो ये है कि जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, हम उसके बारे में अपना जो हमारा एक जो वीडियो आ चुका है जिसमें हमने प्री पार्टम डिप्रेशन की बात की है, उसमें हमने एक इसको हल्का-सा हमने इसके बारे में बात की थी कि कैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसपे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी तब डेवलपमेंट उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे की किस तरह से चलती है, हमने उस बारे में बात की थी। खैर उस बारे में हम दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हम सिर्फ़ न्यूबॉर्न से लेके फर्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हैं। अ, पहले साल में बच्चे का सारा जो इन्हिसार है वो बड़ों पे होता है कि वो बच्चा देखता है कि उसको कौन फीड कर रहा है, कौन उसको खाना खिला रहा है, अगर वो रोता है बच्चा तो कौन उसको आके उठाता है। बेसिकली उसके जितने भी केयर नीड्स हैं, वो सारे के सारे उनके लिए वो ज़ाहिर है एडल्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो एडल्ट्स पे डिपेंड करने की एक उस बच्चे के अंदर होता है कि वो डिपेंडेंट है उनके उनके ऊपर। तो अब
उसके जो साथ जो एडल्ट्स रह रहे हैं, अब वो जिस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे, बच्चे की उसी तरह से साइको सोशल डेवलपमेंट होगी। अगर देखा जाए तो बच्चे के साथ हमारे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ माँ और बाप होते हैं, बल्कि हमारी बहुत एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, हमारी एक्सटेंडेड कम्युनिटी होती है, और ये सब लोग बच्चे के साइको सोशल डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। हर किसी का अपना कोई ना कोई उनमें किरदार होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लर्निंग का पीरियड है, बच्चा बहुत क्विकली चीज़ें लर्न करता है, और इसमें बच्चे के अपने अंदर भी सीखने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, कभी किसी चीज़ को हाथ लगा के एक्सप्लोर करता है, कभी किसी चीज़ को मुँह में डाल के एक्सप्लोर करता है, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया की हर चीज़ नई है। तो वो हर नई चीज़ को सीखना चाहता है, हर नई चीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहता है। ख़ैर उसके अपने एक्सप्लोरेशन के वेज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ को हाथ लगा के, खींच के, समटाइम किसी चीज़ को गिरा के, समटाइम किसी चीज़ को चाट के, मुँह में डाल के। तो ये बच्चे के बेसिकली डिफरेंट उसके वेज़ हैं कि वो कैसे इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो जब ये चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ बच्चा सीख रहा होता है। और जो बच्चों की इस एज में जो खुद एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, उनका अपना जो इंटरेस्ट होता है चीज़ें सीखने में, ये एक बहुत ज़्यादा निहायत अहम पहलू है बच्चों के साइको सोशल डेवलपमेंट में, ये कि बच्चा खुद सीखना चाहता है। अगर आप बाद में देखें कि बच्चा 10, 11, 12 साल में आप ज़बरदस्ती बच्चे को खींच के लाके सिखाने की कोशिश करते हैं चीज़ें, जबकि ये जो पीरियड है इसमें बच्चा खुद से इंटरेस्टेड है, वो खुद से चीज़ों में एक्टिवली इंटरेस्ट लेता है। तो इसीलिए भी शायद इस पीरियड में बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनके अंदर की जो सीखने की चाहत होती है वो उनको मोटिवेट करती है कि वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, डिफरेंट चीज़ों को देख सकें, फ़ील कर सकें, और उससे कुछ ना कुछ उसमें अ, सीख सकें। तो इस जो पीरियड में पेरेंट्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और जो कम्युनिटी है उसका बहुत अहम किरदार है। अ, और वो इन्हीं के मदद से एक बच्चा सीखता है कि दुनिया कैसा है, दुनिया कैसे काम करता है। अगर इन लोगों से उस बच्चे को प्यार मिलेगा तो उसको शायद ये उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होगी कि दिस वर्ल्ड इज़ लविंग, ये दुनिया जो है ये प्यार करने वालों की है। तो वो क्या करेगा? वो प्यार करना सीखेगा। अगर उसके साथ इस एज में सही बिहेवियर लोग नहीं रखते हैं, या उसकी केयर नहीं की जाती, या उसके जो नीड्स हैं उनको प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं किया जाता, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक बच्चा अपने दुनिया के बारे में एक आइडिया बना लेता है कि यहाँ पर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो ट्रस्ट कर पाए, कोई भी उसकी केयर नहीं करता। आपने अक्सर औक़ात सुना होगा, ये अक्सर औक़ात बच्चे टीन एज में और इस एज में बच्चा एक्सप्रेस कर रहा होता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई ट्रस्ट के काबिल नहीं है। एक्चुअली अभी जो नया रिसर्च है उसके मुताबिक कहा जाता है कि जो पहले साल में जो बच्चे के साथ सलूक होता है, वो उसके साथ पूरी की पूरी लाइफ़ इफ़ेक्ट करती है। तो अक्सर औक़ात जो टीन एज में बच्चे एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो उनका पहले जो कुछ साल है उसका एक्सपीरियंस होता है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चा अगर प्यार करना सीखता है तो वो इसी वक़्त सीखता है। अगर बच्चा एतबार करना सीखता है तो ये टाइम है कि आप बच्चे को, अगर आप उसकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, उस बच्चे को टाइम पे फ़ीड किया जाएगा, उसकी केयर की जाएगी, अगर बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे को उठाया जाएगा, तो वो बच्चा सीखेगा कि हाँ, कोई है जो मेरी केयर करता है। सो दिस वर्ल्ड इज़ अ ट्रस्टवर्दी प्लेस, राइट? लेकिन अगर उस बच्चे को उस वक़्त केयर नहीं मिलता, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना वर्ल्ड के लिहाज़ से एक आइडिया बना लेता है। और यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँ कि कुछ अरसे पहले एक रिसर्च बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। आई डोंट नो ये रिसर्च थी भी या नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी तक आई नेवर केम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस। उसमें कहा जाता था कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको रोने दो, कोई बात नहीं, रो-रो के खुद ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी थी कि बच्चे के लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे उस चीज़ से। उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, हो सकता है बच्चे के बहुत ज़्यादा रोने से, उसको अटेंड ना करने से उसके लंग्स बच्चे के स्ट्रॉन्ग हों। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उससे उस बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, उसकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, वो अफ़ेक्ट होती है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा
ना भूखा है, ना गंदा है, उसका डायपर भी साफ है, उसने खाया हुआ भी है। अगर वो तब भी रो रहा है, अगर आपको लगे कि वो सिर्फ़ अटेंशन सीकिंग के लिए रो रहा है, तो आप उस बच्चे को तब भी अटेंड करें। बेशक वो उस बच्चे की आपने सब नीड्स पूरी कर दी हैं, जो आपको लगता है कि बच्चा साफ-सुथरा है, बच्चे ने खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है। इसके बावजूद अगर बच्चा रोता है, तो आप फिर भी उसकी बात मानें, उसको सुनें कि वो बच्चा क्यों रो रहा है। उसको उठाएँ, उसको गोद में रखें, उसको गले लगाएँ। क्योंकि यही उसका टाइम है कि वो सीखेगा कि कोई उसकी केयर करता है और वो किसी पे एतबार कर सकता है। और इस तरह से जो एक बच्चा वो होता है, वो एक खुश बच्चा बढ़ने लगता है। बच्चा जब खुशी के साथ उसकी ग्रोथ होती है, तो उसके जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, वो डिफरेंट तरीके से होती है। अगर हम कहते हैं कि अगर इनको रोने दो, बच्चे रोते ही तो हैं। हाँ, बच्चे रोते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा रो रहा है, हो सकता है बच्चा आपसे कोई ऐसी चीज़ माँग रहा हो जो को उसको आप नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो ठीक है, वो बच्चा रोएगा लेकिन उस वक़्त आपकी वहाँ पर उस बच्चे के साथ मौजूद होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक अगर आप उस चीज़ को किसी चीज़ से बच्चे को रोक रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो उस वक़्त भी ब वो बच्चा आपके गोद में होना चाहिए। और उस वक़्त भी अगर बच्चा रो रहा है, बेशक आप उसकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, समटाइम बच्चों की बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं। अगर वो आप चीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके लेकिन इवन एट दैट टाइम आपको चाहिए कि आप उस बच्चे के साथ फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी में रहें, उस बच्चे को हग करें, उसको गोद में रखें। ताकि उससे उसको अंदाज़ा होगा कि कोई ना कोई चीज़ है कि मुझे मेरे पेरेंट्स, मुझे मेरे जो केयर गिवर्स हैं, ख़्याल रखने वाले, मेरी फैमिली, वो मुझसे प्यार से बात कर रही है, मुझे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा। तो बच्चा कहीं न कहीं चीज़ को सोचने लगता है कि हो सकता है कि वो चीज़ मुझे ना मिले क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और एक और चीज़ ये भी है कि हम समझते हैं कि इतने जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एक्चुअली हम बच्चों को अक्सर औक़ात अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर बच्चा हर चीज़ पिक करता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है, राइट? अगर आपने किसी चीज़ से बच्चे को रोका हुआ है और आप देर तक उस बच्चे के साथ गुस्से में रहते हो, तो वो आपका जो गुस्से का एक्सप्रेशन है वो भी देख रहा है। और अगर आप उस पे चीखते हो, बच्चे पे चिल्लाते हो क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों की डिमांड्स इतनी अनरियलिस्टिक होती हैं कि समटाइम बड़े उन पे चीखते हैं, राइट? उनको चीख के ऊँची आवाज़ में बता देते हैं ब बताने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चा सहम जाता है। और जो सहमा हुआ बच्चा होगा उसकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होगी। तो कोशिश करें कि बच्चों को अगर आप कोई चीज़ समझा भी रहे हैं, किसी चीज़ से रोक रहे हैं, तब भी वो बच्चा आपके गोद में हो या आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ हो या आपने उस बच्चे को हग किया हो। कभी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि आपने उसको अपने से डिटैच कर दिया है, अपने से आपने उसको दूर रख दिया है। तो इन चीज़ों का आपको फिर ख़्याल रखना होगा। और मैं यहाँ पर एक और बात करूँगी कि फिर यहाँ पर बच्चे का जो एक इमोशनल डेवलपमेंट है, ये बच्चा अपनी फैमिली से जो उसका बेसिकली जो इनर सर्कल है या अपनी फैमिली से ज़्यादा सीखता है। कल्चर का भी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि वो किस तरह के सेटअप में रह रहा है, उसके सोशल स्टैंडिंग्स या उसका जो एक कल्चरल जो उसका लोगों के एटीट्यूड्स हैं और जो रिचुअल्स हैं, वो किस तरह से हैं। अगर देखा जाए तो कुछ कल्चर्स में हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि बड़े लोगों का हाथ चूमें, तो वो एक तरह से हम उनके साथ वो एक एफ़िलिएशन सिखा रहे होते हैं। एक पर्सनल जो उनका है, जो एक हम उसको एक इंडिविजुअल हम उनकी रिलेशनशिप्स को डेवलप कर रहे होते हैं। क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि बेशक आपका जो न्यूबॉर्न बच्चा है, वो पेरेंट्स की एक्सटेंशन है, वो आपका बच्चा है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल है। उसको अपने रिश्ते बनाना, उसके लिए इंडिविजुअली रिश्तों को बनाना, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ समझना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पीरियड में क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, तो पेरेंट्स अक्सर औक़ात कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा लोगों के साथ इंटरैक्ट ना करे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। जो कि शायद आजकल की सिचुएशन में बच्चों को सेफ रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उन बच्चों का स्ट्रेंजर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ हम उनको ज़्यादा इंटरैक्शन ना कराएँ जस्ट टू कीप देम सेफ। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं, कम से कम आप उनके साथ उन बच्चों का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप डेवलप होने दें। अगर आपके किसी बंदे के साथ नहीं बनती, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे की भी उसके साथ ना बने। हो सकता है कि वो बच्चा उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ले, क्योंकि ये हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं,
राइट? तो आप कोशिश करें कि बच्चा इसी उम्र से अपनी चीज़ें कह सके, जिसको जो वो बात करना चाहता है वो कर सके। अब आप देखें कि क्योंकि न्यूबॉर्न से 1 ईयर की एज में बच्चा अक्सर औक़ात नॉन वर्बल होता है। सिर्फ़ हो सकता है कि वो इस साल के एंड तक कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करे। लेकिन वो जो भी बोलता है उसको उस चीज़ में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर वो किसी से बात कर रहा है तो वो चीज़ एप्रिशिएट होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है, बच्चे उस तरह से नहीं बोल पाते जिस तरह से हम बोलते हैं। तो उनका अक्सर औक़ात जिस तरह से वो किसी लफ्ज़ को बोलते हैं हो सकता है कि गलत हो, उनकी प्रोनंसिएशन गलत हो। तो आप कोशिश करें कि उनको करेक्ट करें, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर बिल्ली को बिल्ली बोलता है, राइट? क्योंकि बच्चा अक्सर औक़ात नहीं बोल पाता तो उस पे हँसना बच्चे को, आप हँसेंगे कि नहीं हँसोगे और फिर नहीं ये तो सही नहीं बोला, ठीक है? तो सिखाने का भी एक तरीका है, ठीक है उसने जो भी बोला है आप उसको एप्रिशिएट करो और फिर आप बार-बार उस बच्चे के साथ रिपीट करो कि ये वर्ड ऐसे नहीं इसको ऐसे बोलते हैं। एंड इवेंचुअली आपका बच्चा जो जिस तरह से सही बोलना है उस वर्ड को वो उस चीज़ को पिक कर लेगा। अगर आप उस चीज़ को बच्चे का मज़ाक उड़ाते हैं, समटाइम फन में भी होता है, माँओं को अच्छा लगता है कि बच्चे जो चीज़ गलत बोल रहे हैं उस चीज़ को बार-बार रिपीट करना। लेकिन वो उससे उन बच्चों की सेल्फ एस्टीम इफ़ेक्ट होती है। और अक्सर औक़ात हम ये भी कहते हैं कि बच्चा इतना छोटा है, इसको पता नहीं है, इस पॉटी ट्रेन्ड नहीं है और हम कहते हैं इस बच्चे का सेल्फ एस्टीम है। जी, इवन उस टाइम पे भी उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम होता है। अगर आप किसी चीज़ को एप्रिशिएट करते हो तो उस बच्चे को अपने बारे में अच्छा लगता है। अगर आप उसको किसी भी उसके कमज़ोरी को हाइलाइट करते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई वर्ड अभी बोलना शुरू किया है, सही नहीं बोल पा रहा, तो आप हाइलाइट करके बताते हैं सबको, तो वो उस बच्चे को अच्छा नहीं लगता, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, बट जैसे कि हम बड़े अगर हमारी कोई गलती निकालेगा, अगर हम उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते, तो उस तरह से बच्चे भी उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते। डोंट अंडर एस्टिमेट देम, उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने की, सीखने की, सोचने की, तो आप उसी लिहाज़ से उनके साथ आप डील कीजिए। और ये भी कहा जाता है कि आप जिस बच्चे से इज़्ज़त से बात करते हैं, राइट? क्योंकि हम एडल्ट्स आपस में एक-दूसरे से इज़्ज़त से बात करते हैं, बच्चे से कौन इज़्ज़त से बात करता है? ये एक जनरल ट्रेंड है। आई थिंक इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो साइज़ में छोटा है, आपसे ऐज में छोटा है, लेकिन वो भी आपकी तरह इंसान है, जितनी इज़्ज़त आपको अच्छी लगती है, वो उसको भी अच्छी लगती है। शायद आप इतने बड़े हैं कि अभी आपको कोई इज़्ज़त करे ना करे, अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बच्चा है, जो अभी बढ़ रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका जो एक साइको सोशल डेवलपमेंट है, उसमें उस बच्चे को जितना उसकी चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे, वो बच्चा उतना ही डेवलप करेगा। और अगर आपको लगता है बच्चा कहीं गलत जा रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चे अक्सर औक़ात चीज़ें गलत बोलते हैं और तब आप उनको बार-बार करेक्ट करें, लेकिन एप्रिसिएशन के साथ, एक स्माइल के साथ, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो आपके एक्सप्रेशंस को पढ़ना शुरू करता है। स्पेशली जो माँ होती है या जो उनके इमीडिएट केयर गिवर्स होते हैं, वो बच्चा कोई भी काम करेगा तो आप देखिएगा कि वो बच्चा मुड़ के आपको ज़रूर देखता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है। वो बच्चा जो काम कर रहा है उससे क्या आप खुश हो रहे हैं? बच्चे ने कोई ब्लॉक गिरा दिया या आप उस पे गुस्सा कर रहे हैं, वो हर चीज़ आपका नोटिस कर रहा है और आप उसको जिस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, बच्चा भी उसी तरह से उस चीज़ को फ़ील करेगा। और मैं एक और बात करना चाहूँगी कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने इमीडिएट केयर गिवर से सीखता है, क्योंकि ये भी एक सीखने की चीज़ है। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि कुछ फैमिलीज़ में बोलने का तरीका सेम होता है, वो इसलिए कि बच्चों ने बहुत ही जब वो छोटे होते हैं तभी उस उन्होंने उस तरह से बोलना सीखा होता है। तो आप देखें बोलना सीखना, बोलने का तरीका, अपने इमोशंस को, अपने एहसासात को एक्सप्रेस करने का तरीका जो है, ये भी जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से, अपने इमीडिएट केयर गिवर से ये सब चीज़ें सीखता है। जब हम बात करते हैं कि इन्फेंट मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, तो अब अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि बच्चा बहुत ईज़िली लर्न कर रहा है। ये बच्चे का एक जो साइको सोशल डेवलपमेंट है ना, वो अपने लिए अब एक इमोशनल स्टेबल बीइंग की तरह से वो ग्रो हो रहा है, बल्कि उसमें ये भी है कि एक वो सोसाइटी के लिहाज से वो अपने रिलेशनशिप्स भी डेवलप करता है। तो बच्चा सीख रहा होता है कि उसने रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर उसके इमीडिएट केयर गिवर्स
उसके ना सिर्फ फिजिकल नीड्स को बल्कि जो उसकी साइको सोशल नीड्स हैं, अगर उस बच्चे की वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं, वो पूरा नहीं कर पाते, तो उस चीज़ से उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। इतना कि उसके बच्चे की जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, वो हैम्पर हो जाती है। कुछ बच्चे अगर आप देखें कि अगर आप इस एज में बच्चों को सही से आप आपके इमोशंस रेगुलेट ना करें बच्चों के, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें और बच्चा जो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, उसको अगर आप रेगुलेट करना ना सिखाएँ, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो उस वजह से भी बच्चा अगर आप देखें तो प्री स्कूल जब जाता है, तो तब बच्चों में फ़र्क आपको आ जाता है नज़र, कि कौन बच्चा इवन टीचर्स के साथ अच्छा है, बोलता है टीचर्स के पास जाके, राइट? वो अपने नए क्लास में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं उस बच्चे ने वो चीज़ अपनी फैमिली से सीखी है, जो उसको फैमिली वालों ने दिया है, अब वो बेसिकली बच्चा वो आगे जाके वही बाँटने की कोशिश करता है। अगर उसके फैमिली वालों ने उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा हुआ है, उसके केयर गिवर्स बहुत ज़्यादा कंसिडरेट हैं, उसके नीड्स को देखते हैं, उसके साइको सोशल नीड्स को देखते हैं, तो वो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सीखता है और वो उसी तरह से सोसाइटी का जो भी उसके रिलेशनशिप्स होते हैं सोसाइटी में, वो उसी तरह से उस चीज़ के बच्चे के सामने आती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, एक इन्फेंट की, न्यूबॉर्न से लेके फर्स्ट ईयर तक, ये किस चीज़ से अफ़ेक्ट होती है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ से को अफ़ेक्ट करती हैं? तो सबसे पहले बात आती है अटैचमेंट, कि आप उस बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का अटैचमेंट है और उसके अपने के बाकी अगर केयर गिवर्स हैं, उनके साथ किस तरह का अटैचमेंट है। और यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो बच्चे के जो प्री स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, अगर आप अपने बच्चे को किसी ईसीडी में छोड़ते हैं और किसी डे केयर में छोड़ते हैं, तो वहाँ पर लोग किस तरह से आपके बच्चे के साथ बिहेव करते हैं। क्या उसकी बच्चे की सही से इमोशनल, उसकी साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं, उसके अलावा उसकी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका बच्चा किस तरह से सोशली आपका बच्चा डेवलप करता है। तो ये जो सब लोग हैं, ये सब लोग अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चे की इमीडिएट फैमिली इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, एक्सटेंडेड फैमिली में कज़िन्स, फिर हमारी जो कम्युनिटी में जो लोग आते हैं वो लोग और टीचर्स, ये सब जो लोग हैं, वो बच्चे पे कोई ना कोई अपना प्रिंट छोड़ देते हैं। हर बच्चा क्योंकि एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, तो वो हर कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें पिक करता है, हर कहीं से चीज़ें सीखता है। कहीं से वो खुश रहना सीखता है, तो समटाइम्स हो सकता है कि कहीं से बच्चे ने किसी रिएक्शन की वजह से खौफ़ज़दा रहना सीखा हो। तो हर चीज़ बच्चा इस एज में पिक कर रहा है। तो जो अटैचमेंट है इसमें कि किस तरह की अटैचमेंट होगी, किस तरह के लोगों से अटैचमेंट होगी, ये इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो अटैचमेंट के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ की जाती है, बच्चे के बर्थ के साथ आपने देखा होगा कि आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस होता है या नहीं होता है। बर्थ के साथ ही बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराते हैं माँ के साथ, राइट? क्योंकि जो जितने भी रिसर्चेज़ हुए हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि एक ऑक्सीटोसिन है, जो कि एक हार्मोन है, जिसको लव हार्मोन कहते हैं। उसका कहा जाता है कि जब स्किन के साथ स्किन का कॉन्टैक्ट होता है, तो इंसान के अंदर वो जो हार्मोन सिक्रीट होना शुरू करता है, वो इंसान को लव की फीलिंग्स देता है। तो बच्चा जो है जब उसको माँ के साथ स्किन टू स्किन दिया जाता है, उसके साथ बिल्कुल माँ की स्किन के साथ उसको स्किन का का कॉन्टैक्ट कराया जाता है, तो तब से ही उसके अंदर वो जो एक लव की फीलिंग होती है, उस बच्चे का दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, वो आना शुरू हो जाती है। और मैं एक और बात करना चाहूँगी, ये जो स्किन टू स्किन चीज़ है, जितना भी हो सकता है आप बच्चे के जो पहले कुछ मंथ्स हैं, उसमें आप ज़रूर स्किन टू स्किन बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट रखें। क्योंकि उसी से जैसे कि बड़ों के अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है एंड इट फील्स यू कि आपको फ़ील कराता है कि यू आर इन लव, तो वैसा बच्चों के साथ भी होता है। सो व्हेन दे फील दैट दे आर इन लव, दे आर फीलिंग लव्ड, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ना सिर्फ़ ये बच्चों के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये माँ के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि इसके जैसे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बच्चे के लिए इमोशनल और उसके फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, उसी तरह से माँ के लिए भी उसके फिज़िकल बेनिफिट्स होते हैं। स्पेशली जब अभी-अभी बच्चा हुआ होता है तब। और एक और जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के अलावा भी कहा जाता है, वो ये है कि आप अपने बच्चों को स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि वो उठ के भाग नहीं पाएँगे, तो आप उनको ऑयल का अच्छा-सा मसाज ज़रूर कराएँ। क्योंकि
ये देखा जाता है अक्सर औकात ये जो एशियन सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इन एरियाज़ में हम लोग सोसाइटीज़ में ये बहुत ज़्यादा कल्चरली है कि आप न्यूबॉर्न को मसाज कराते हैं ऑयल से, राइट? और अभी अगर देखा जाए तो इसकी कितने फ़वाइद हैं, इस चीज़ पे रिसर्च हो रहा है। इवन एक इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बना है दैट्स ऑन इन्फेंट, कैसे इन्फेंट्स को कराया जाए मसाज और कौन से ऑयल्स यूज हो सकते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो उस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, उस चीज को रिसर्च को डिसमिनेट कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारे कल्चर में ऑलरेडी मौजूद है, सो वी शुड कंटिन्यू डूइंग इट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बच्चे को। पहली बात ये कि जब आप बच्चे की पूरे बॉडी पे ऑयल लगा के मसाज करते हैं, तो आप देखिएगा कि उसको आप एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर भी आप बच्चे को हाथ लगाएँगे मसाज के दौरान, तो उसका ब्रेन में वो एक एक्टिविटी चलना शुरू हो जाती है, और जिस बच्चे को ज़्यादा फिज़िकल स्टिमुलेशन मिलेगी, उस बच्चे का दिमाग भी उसी तरह से, उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो उसी तरह से डेवलप करेगा। इसके अलावा मसाज का जो दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है, ब्रेन डेवलपमेंट के अलावा, कि अगर बच्चा बहुत थका हुआ है, स्पेशली अगर देखा जाए तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी लेके गए हो, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए भी अगर बच्चे ने जितने शेप्स, जितने कलर्स, जितने लाइट्स का कॉम्बिनेशंस बच्चे ने देखा होता है, उस बच्चे के दिमाग के लिए वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है। समटाइम बच्चा इतना सा भी देख के, इतना सा भी सोच के वो थक जाता है। तो जब ऐसी थकन होती है तो वो बच्चे को रिफ्रेश करती है, और अक्सर औकात बच्चे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इसीलिए रोना शुरू करते हैं और सोते नहीं हैं। तो बच्चों को वक़्त पे सुलाने के लिए तो उसमें आप ये इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा कि आप उनको फुल बॉडी ऑयल मसाज कराएँगे, तो उससे उनका ब्रेन एक्टिवेट भी होगा, बच्चा रिलैक्स भी होगा, और आप उनको एक बहुत एक सूदिंग सा होगा। और इसी दौरान अगर माँ मसाज कराती है या बाप मसाज कराता है या कोई भी केयर गिवर मसाज कराता है, उस बच्चे का एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप होगा, क्योंकि वो उनका वो फिजिकल इंटरेक्शन चल रहा है। और कोशिश करें कि जब आप बच्चे को मसाज करा रहे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई टीवी शीवी कोई भी चीज ना हो साथ में, हर चीज ऑफ कर दें और आप बच्चे से बात करें, और बच्चे से बात करते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए। और अगर बच्चा अक्सर औकात बहुत इवन छोटे में कूइंग शुरू कर देते हैं, राइट, वो आवाज़ें निकालते हैं, तो आप भी उस तरह से आवाज़ें निकालें, साथ में उनको रिस्पॉन्ड करें कि आप उनको सुन रहे हैं। तो ये जो टाइम होता है मसाज का, दिस इज़ आई वुड कंसिडर इट अ क्वालिटी टाइम, जिसमें आप बच्चे के साथ बहुत अच्छा इंटरैक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि उस वक़्त बच्चे को आप कम्फर्ट दे रहे होते हैं, आप बच्चे को सूद कर रहे होते हैं, और जो भी उसके साथ वो मसाज करेगा, बच्चा उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चों को ये कराएँ, और क्योंकि ये हमारे हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेज़ में है बच्चों को मसाज कराना, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू डूइंग इट, राइट? क्योंकि जो पहले लोग करते थे, तो उसके बेनिफिट्स थे इसीलिए करते थे, तो आप ज़रूर उसमें कीजिएगा। लेकिन आप ये देखें कि आप जो भी आप बच्चों के साथ ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो उनके स्किन को सूट करे। ऐसा ना हो कि फिर उसमें कोई फिर बच्चों के साथ कोई रिएक्शन हो। इसके अलावा मैं एक और बात करूँगी कि बच्चे के साथ आप कडलिंग ज़रूर करें, उसको गले लगाना, उसको गोद में रखना। एंड आई मस्ट वंस से वन थिंग कि जब बच्चा एक दफ़ा चलना शुरू करता है, तो वो फिर आपकी गोद में नहीं बैठता। शायद उसके अलावा जो पेरेंट्स और केयर गिवर्स होते हैं, फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं मिस, कि हमारा बच्चा गोद में नहीं बैठता, बिठाने की कोशिश करते हैं, बट बच्चा उठ के भाग जाता है। राइट? तो ये टाइम है आपके लिए कि आप अपने बच्चे के बचपन को एन्जॉय करें। आप जिसको जितना कडल कर सकते हैं, कडल करें। कडलिंग की जो एक आपकी फिज़िकल इंटिमेसी होती है बच्चे की, उसके बहुत ज़्यादा साइको सोशल जो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसपे उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि हर बच्चा अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी चूज़ करता है। कुछ बच्चों को ब्लॉक्स रखना अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चों को ब्लॉक्स रख के गिराना अच्छा लगता है, ठीक है? और कुछ बच्चों को अगर बाहर ग्रास में टच करके अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चों को और एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है। तो कोशिश कीजिए, ऑब्ज़र्व करें कि आपका बच्चा किस चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय करता है।
पेरेंट्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोज़र दें। जब आप डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोज़र देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे के किस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे डॉल्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कुछ बच्चे बॉल्स की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे कार्स की तरफ जाते हैं, राइट? या कुछ बच्चों को वैसे ही शेप्स अच्छी लगती हैं, शेप्स इंस्पायर करती हैं। तो आपके बच्चे को जो इंटरेस्ट है आप उसके साथ उसके रिलेटेड एक्टिविटी करें, क्योंकि उससे बच्चे को अच्छा लगेगा और आपका बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा, जिससे बच्चा ट्रस्ट करना सीखेगा। और जितना हो सकता है आपके पास टाइम है बच्चों से बात करें। क्योंकि अक्सर औक़ात ये जो एक ट्रेंड है, कल्चरल ट्रेंड कहा जाता है कि बस बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए, बच्चा साफ़ होना चाहिए और क्या चाहिए बच्चे को? नहीं, वो तो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं दोज़ आर जस्ट फिज़िकल नीड्स कि बच्चे का पेट भरा हो और उसका वो बच्चा गंदा ना हो, राइट? लेकिन हाउ अबाउट उसके जो साइको सोशल नीड्स हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस बच्चे के साथ बात करें, बात इस तरह से करें कि बच्चे को लगे कि आप उसको समझ रहे हैं और बच्चे को आप ये कन्वे करें कि वो जो भी बोल रहा है उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, राइट? क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा स्नब्ड फ़ील करते हैं, उनको लगता है कि पेरेंट्स ने स्नब कर दिया है, केयर गिवर्स ने स्नब कर दिया है क्योंकि हम जो बोल रहे थे उसका कोई मतलब ही नहीं था, राइट? तो इस तरह से बच्चे फिर बहुत देर से बोलना शुरू कर देते हैं या उनको फिर बाद में स्पीच के इश्यूज़ होते हैं, अगर आप इस वक़्त बच्चों के साथ नहीं बोलते हैं। तो कोशिश करें जितना आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं, आप उन बच्चों के साथ बोलें। जितना आप उनके लिए गा सकते हैं, गाएँ। पोएम्स गाएँ, गाने गाएँ, जो भी आपने गाना है गाएँ। और एक अच्छी बात ये है कि वो आप अगर आपकी आवाज़ बहुत बुरी है मेरी तरह तो वो बच्चे आपको जज नहीं करेंगे, बच्चा फिर भी एन्जॉय करेगा, बच्चा आपको सुनेगा। राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कि बच्चे के साथ बोलें और जितना आपको वक़्त मिलता है आप उतना बोलें। बच्चे को cuddle करते वक़्त बोलें, बच्चे को सुलाते वक़्त बोलें। जब भी आपका हो सकता है, जब आपको टाइम मिलता है तो आप बच्चे के साथ ज़रूर बोला करें, क्योंकि वो बच्चा को चाहता है कि कोई उससे बात करे। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो वो बच्चा अपने आप के बारे में एक फ़ील करेगा कि बच्चा अनवांटेड है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, कि बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको बोलना नहीं आता, राइट? अगर आप बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, हाँ, बोलो तुमने ये वर्ड बोला और बोलो, तो बच्चा बोलेगा। अगर बच्चा ने एक वर्ड बोला है, वो गलत बोला है, उसको आप हाइलाइट करते हैं, तो हो सकता है बच्चा ना बोले या बहुत देर से बोले। और जब आप चीज़ें बोलते हैं या आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के साथ दिस इज़ स्पेशली फॉर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिसके साथ बच्चा अक्सर औक़ात रात को सोता है क्योंकि एक ट्रेंड ये भी है हमारी सोसाइटी में कि अक्सर औक़ात ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को सुलाते हैं। तो जो भी अपने साथ बच्चे को सुला रहा है, दे शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम उनसे बात करें, उनसे ऐसे बात करें जैसे कि बच्चा आपको समझ रहा हो। तो फिर जब बच्चे को अपने बारे में लगता है कि ये मुझे समझ रहा है, तो फिर बच्चा बोलना शुरू करता है। उसका उसके अंदर जो ब्रेन डेवलपमेंट है, फिर उस बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है उस तरह से। ओके। और इसके अलावा बी अ कन्वर्सेशनल पार्टनर, राइट? कि जैसे कि हम बड़े 2 आपस में बात करते हैं, मैंने अपनी बात कर दी और फिर मैं रुकूँगी कि सामने का जो बंदा है वो क्या कहेगा। इसी तरह से आप बच्चों के साथ भी करें, अपनी बात करें और थोड़ी देर रुकें कि वो क्या कहते हैं और फिर आप देखिएगा कि अगर बच्चा पूरे वर्ड्स नहीं बोल पाता तो देन इवन देन वो फिर भी आवाज़ें निकालता है। तो वो एक तरह से आपका एक कन्वर्सेशनल पार्टनर बन जाता है और उससे उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने बारे में अच्छा लग रहा होता है। उसको फ़ील होता है कि हाँ, अब मैं जो आवाज़ें निकाल रहा हूँ इसका कोई मतलब है, इसीलिए आगे से मुझे अटेंशन मिल रहा है, इसीलिए मेरी मदर जो है या मेरे पेरेंट्स या केयर गिवर्स मुझे आगे से रिएक्शन दे रहे हैं कि उनको मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर मैं एक बहुत छोटा-सा टिप दूँगी क्योंकि बच्चे अक्सर औक़ात मुझे जो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं वो ये है कि उनका बच्चा बहुत लेट स्पीकर है, बहुत उसने देर से बोल रहा है या उसने बहुत कम वर्ड्स बोलता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुरू से ही बच्चे के पहले साल में ही आप बच्चे को अपना कन्वर्सेशनल पार्टनर बनाएँ, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर औक़ात राइम्स जो होती हैं बच्चों के साथ, पोएम्स जो हम करते हैं, अब आप देखिएगा कि बेशक बच्चा बोल नहीं पा रहा होता लेकिन बच्चे ने कहीं न कहीं वो राइम जो बच्चा सुन रहा है उसने वो याद किया होता है। सो दिस इज़ अ टिप यू कैन यूज़। अगर आप कह रहे हैं कि ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, ई-आई-ई-ओ, and on that farm he had a dog.
आप एक दफ़ा बोलें और फिर नेक्स्ट टाइम आप वेट करें उस बच्चे के लिए, एंड ऑन दैट फॉर्म ही हैड अ जब बच्चे को पता चलेगा कि आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, तो बच्चा आगे से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है, एंड दिस वर्क्स लाइक यू नो इट वर्क्स सो वेल विद किड्स। तो आप उन्हें कन्वर्सेशनल पार्टनर बनाएं, आप बोलें और फिर आप उनके रिस्पॉन्स के लिए रुकें, तब बच्चा बहुत अप्रिशिएटेड फील करता है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन चीज़ों का कन्वर्सेशंस का बच्चों के साथ, और स्पेशली जब आप उनको डिग्रेड नहीं कर रहे होते, उनको आप इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, तो उस बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे उनकी वो ट्रस्ट करना सीखते हैं, आई वुड अगेन रिपीट, और उनकी फिर साइको सोशल डेवलपमेंट भी उसी लिहाज से होती है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को ऑयल का मसाज कराएँ, कोशिश करें कि मसाज के बाद बच्चों को ज़रूर आप बाथ टाइम दें, क्योंकि शायद वो ऑयल के साथ फिर बच्चा या तो स्लिपरी हो जाता है, सँभाला नहीं जाता, या फिर और भी इश्यूज़ हो सकते हैं स्किन के, तो ज़रूर आप उनको बाथ करें। बात कराएँ, और फिर मैं ये कहूँगी कि जब बाथ टाइम होता है, उसको भी आप एक एक्टिविटी टाइम बना सकते हैं बच्चों के साथ, बिकॉज़ जो बच्चे होते हैं दे लव प्लेइंग विद वाटर। अक्सर औक़ात इसी एज में बच्चा जो है वो वाटर फ़ोबिया शुरू हो जाता है, या जिसको हम कहते हैं अब्लूटोफ़ोबिया। बच्चे को नहाने से, शॉवर लेने से डर लगने लगता है, फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और इतना रोता है कि वो फिर पेरेंट्स के लिए कंट्रोल करने के काबिल नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि इवन जो बाथ टाइम है, इसको भी आप फन टाइम बनाएँ। अगर आप देखें कि बच्चे को बजाय आप डायरेक्ट ले जाएँ बाथरूम में और उसको नहलाना शुरू कर दें, उसको शैम्पू करना शुरू कर दें, तो वो एक उस बच्चे के लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टिमुलस दे रहे हैं बच्चे को। अक्सर औक़ात बच्चे का जो दिमाग है, वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको बच्चे को समझ में नहीं आता, वो सारी चीज़ें, वो जो प्रोसेस है उसको वो जो बच्चा है वो घबरा जाता है उस चीज़ से, इसीलिए बच्चा रोता है। या कोई ना कोई हो सकता है कि बच्चे का अ, अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो सकता है जब हमने पानी डाला हो, पानी ठंडा हो या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो, या कोई ना कोई उस बच्चे ने उस चीज़ के साथ फ़ियर को एसोसिएट किया होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे को आप वो बाथ टाइम कराएँ, तो मेक बाथ टाइम अ फन। जैसे कि आप टब में पहले कुछ टॉयज़ डालें, टॉयज़ के साथ उसके पहले अगर बच्चा पानी में नहीं जा रहा, तो पहले उसके पाँव डालें, उसको स्प्लैश करने को कहें, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस बच्चे को आप पानी में वो छोड़ दें। तो आप देखिएगा कि बच्चा पानी स्प्लैश करेगा और फिर खुद अपने ऊपर डालेगा, और फिर अगर छोटा-सा बच्चे को दे देते हैं मग, हो सकता है कि वो टब से निकाल के खुद पे भी पानी डाले, या डायरेक्ट अपना शॉवर वो खुद यूज़ करने की कोशिश करे। इस तरह से उसका जो एक फ़ोबिया है बच्चे का खौफ, वो भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी कि जब भी आप टब टॉयज़ यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें ऐसे टॉयज़ मत यूज़ करें जिनमें पानी रह जाता हो, क्योंकि फिर जिन टॉयज़ में पानी रह जाता है, सही से वो टॉयज़ ड्राई नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन जो ई. कोली है, फिर उसका फिर जो फंगल इन्फेक्शन है, फिर वो शुरू होने लगता है बच्चे में। तो कहीं न कहीं से फिर वो इसीलिए कोशिश करें कि जो कि टॉयज़ हों, टब टॉयज़, वो ड्राई रहें और बिल्कुल ड्राई हों। अंदर से कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी रख रहे हों, जिसकी वज़ह से फंगल इन्फेक्शंस हों। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें। और यहाँ पर जो मैं एंड में जो मैं चीज़ बता रही हूँ, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपको बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करने की ज़रूरत है। बच्चा रो रहा है, तो आप बच्चे को कहें कि हाँ, मुझे लग रहा है, तुम्हें बुरी लगी ना बात, यू आर अपसेट, राइट? यू आर सैड। और बच्चा खुश है तो आप कहें, ओह माय बेबी इज़ हैप्पी। और आप कहें, ओह माय बेबी इज़ स्कैर्ड। अगर बच्चा डर रहा है तो व्हाई आर यू स्कैर्ड? राइट? तो इस तरह से जब आप डिफरेंट इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि अच्छा, जो खुशी का इमोशन है वो डिफरेंट है सैडनेस से। तो बच्चा बहुत अर्ली ऑन ये जो इमोशंस हैं इसके बारे में सीखता है, और फिर इनको सही से वो फिर बच्चा रेगुलेट कर पाता है, क्योंकि वो जिस तरह से बच्चा फील कर रहा है, आप कोशिश करके उसको नाम दे रहे हैं, उसके फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं, राइट? ओके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अक्सर औक़ात डर जाता है किसी चीज़ से, तो आप कहें कि ओह माय बेबी इज़ स्कैर्ड, मेरा बच्चा डर गया, राइट? और फिर कोशिश करें कि उस वक़्त आप बच्चा आपके पास हो, बच्चा खुश हो तो कहें ओह माय बेबी इज़ हैप्पी, राइट? तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो बच्चों की इमोशनल रेगुलेशंस को इमोशंस को रेगुलेट करने में, और उनको सिखाती हैं कि उन्होंने अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, राइट? क्योंकि उनके लिए गुस्सा करना, खुश होना, सैड होना, वो तकरीबन एक ही चीज़ होती है। अगर आप इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं और आप इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो ही विल ग्रो इंटू साइको सोशली स्टेबल पर्सन, इमोशनली स्टेबल पर्सन।
تو یہ جو چیز ہے یہ پہلے سال سے شروع ہوتی ہے، تو پہلا سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ جو ایک بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی گندی عادت ہے، وہ یہ کہ بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں آپس میں۔ اگر آپ کسی ECD گروپ میں لے گئے، کہیں پہ بھی لے گئے، اگر ایک فیملی میں 2 بچے ہیں، تو ان بچوں کا ہمیشہ کمپیریزن چلتا ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ آپس میں ریس لگانے کے لیے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر بچے کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو کسی خاص مقصد سے بنایا ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ میتھس میں اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آرٹس میں اچھا ہو، ایک بچہ اگر فزکس میں اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بچہ کسی سوشل سائنسز کے سبجیکٹ میں اچھا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ ہمارے ایپٹیچیوڈز ڈفرینٹ ہیں، ہماری پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں، سو دیر شوڈ بی نو کمپیریزن۔ اب جرنل جب ہم سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے سائیکالوجسٹ بھی یا جو ڈاکٹرز ہیں، ہم لوگ مائل سٹونز رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ایج میں آئیڈیلی بچے کو چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بچہ نہیں چل رہا اس ایج تک، ڈونٹ میک اٹ این ایشو، ویٹ کریں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ ونڈوز ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی ایکسیڈ کر رہا ہے یا اس کے ایکسیڈ کرنے سے پہلے دین یو کین آسک فار ہیلپ، رائٹ؟ لیکن یہ بچوں کو آپس میں کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آج تک جتنے ٹوئنس پہ ریسرچ ہوئی ہیں ایسے کیونکہ ورلڈ میں زیادہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسپیشل سائیکالوجی میں ٹوئنس پہ ریسرچ کی جاتی ہے۔ ٹوئنس ایسے ٹوئنس جو کہ شاید ماں کے پیٹ میں ایک ہی ٹائم پہ کنسیو ہوئے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماحول میں پلے بڑھے، اگر وہ مختلف ہو سکتے ہیں تو آپ 2 ڈفرنٹ انڈیویجولس کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ اور اکثر اوقات ایک بچے کو دوسرے اپنے سبلنگس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ بھی جو بچہ ہے ہم اس کو شروع سے ایک سوشل کنڈیشن کر دیتے ہیں کہ بچے نے اپنے سکسس کو، اپنے ایموشنز کو تب ویلیڈیٹ کرنا ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ آپ اپنے بچے کو ایز این انڈیپینڈنٹ انڈیویجول لیں، اس کو آپ کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو، اسپیشلی ماؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں بھی لے کے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اس بچے نے بولنا شروع کیا ہے، بچہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ شروع ہوتی ہے کہ بچے نے گردن سنبھال لیا ہے۔ اس بات پہ بھی اکثر اوقات ہماری سوسائٹی میں ریس لگا ہوتا ہے کہ کس کا بچہ ہے جو پہلے گردن سنبھالے گا۔ آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ایرریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ ہر بچہ اپنے پیس سے کرے گا، رائٹ؟ لیکن پیرنٹس کا، کیئر گیورس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جتنا ہو سکے اس بچے کو ایکسپوجر دے، سیکھنے کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ دے اس بچے کو۔ شاید آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو۔ لیکن وہ بچہ جس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جس ایپٹیچیوڈ کے ساتھ ہوا ہے، آئی تھنک آپ ایز اے پیرنٹ اس میں کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز کہوں گی کہ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے ٹیمپرامنٹ کو نہیں دیکھتے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ٹیمپرامنٹ بھی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ خوش رہتے ہیں، ہر جگہ ہنستے کھیلتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی بھی نئے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے میں بچوں کو ٹائم لگتا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ آپ ان کو جتنے بھی دیر اس انوائرمنٹ میں رکھو گے، ان کو وہ بچے اس انوائرمنٹ کو اڈیپٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب ہے بچے کا ڈفرینٹ وہ ٹیمپرمنٹس ہیں۔ تو پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، کیئر گیورس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس بچے کو اس کے ٹیمپرمنٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں، کیونکہ اگر اس بچے کا ٹیمپرمنٹ کے اکارڈنگلی اگر اس کو انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو اس بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہیمپر ہو جائے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی ڈفرینٹ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہر بچے کو ایز این انڈیویجول، ایز اے ڈفرینٹ انڈیویجول، ایز اے یونیک انڈیویجول ڈیل کرنا چاہیے، رائٹ؟ اگر آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، اس وقت جو پیرنٹس ہیں، کیا آپ اپنے بہن بھائی جیسے ہیں؟ نہیں ہیں، رائٹ؟ کہ آپ ان کے جیسے، اگر آپ کو پوری لائف ان کے جیسے بننے کے لیے اگر آپ کو کمپیریزن میں رکھا جاتا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو ایسے، تو آپ دیکھیں کہ اس نے آپ کو کیسے افیکٹ کیا ہے۔ تو جو ایک چیز ہے وہ آپ نکال دیں کہ آپ اپنی بچوں کی جو ان کے ایک یونیک ٹیمپرمنٹ ہے، ان کی یونیک پرسنالٹی ہے، آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں، رائٹ؟ آپ ایک بچے کو اٹھا کے کسی اور بچے کے مولڈ میں ڈالنے کی کوشش مت کریں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک سانچہ ہے، ہم ہر بچے کو اسی میں ڈال کے اسی طرح سے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اچھے مارکس لے، اے گریڈ لے، یہ کرے وہ کرے، تو یہ کہیں نہ کہیں
पेरेंट्स की जो इंटेंशंस हैं वो इवन इस अब से शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा है जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो बच्चा लर्न करे, वो फिर एक्स्ट्रा बच्चों पे अ, फोर्स करते हैं बच्चों को, व्हिच इज़ नॉट गुड। स्पेशली पहला जो 1 साल है, पहले जो 3 साल हैं, दे आर नेचुरल एक्सप्लोरर्स, उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दें कि बच्चा किस तरह से किस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाता है। अब मैं यहाँ पर एक बात करूँगी कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशंस जो हैं वो मैं उनके बारे में बात करूँगी, जिनको मैं कह सकती हूँ कि ये साइन्स हैं कि आपने कब देखना है कि आपका बच्चे की मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है। पहली बात ये कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि आपके बच्चे को कोई भी ना उठाए, राइट? अगर बच्चा 6-7 महीने का है लेकिन वो चाहता है कि कोई उसको ना उठाए, उसको सिर्फ़ लेटा के रखें, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं उसका कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है जिसने भी उसको उठाया है, या कोई और रीज़न भी हो सकती है। इसमें फिर आप उठ के घर वालों को ब्लेम नहीं कर सकते कि शायद तुमने मेरे बच्चे को गलत उठाया था, इस वज़ह से ये हुआ है, राइट? या फिर हो सकता है कि आप जितनी भी कोशिश करें, आप बच्चे को कम्फर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चा रो रहा है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा जिटरी हो गया है, उसमें ये चेंजेज़ आ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। अगर देखा जाए तो बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन कहीं न कहीं तब भी वो दे कीप ऑन कम्युनिकेटिंग, राइट? कोशिश करते हैं वो कम्युनिकेट करने की, अपनी बात समझाने की। तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी स्लीपिंग या उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो चेंज हो रही है, बच्चा पहले अच्छा खा रहा था, अचानक से बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, या बच्चा पहले बहुत अच्छा सोता था और अभी बच्चा सही नहीं सो पा रहा, उसकी स्लीप इफ़ेक्ट हो रही है। तो ख़ैर इसकी जो है वो फिज़िकल रीज़न्स भी हो सकती हैं। हो सकता है समटाइम बच्चों के दाँत निकलते वक़्त ऐसा होता है, या उनके जो डिफरेंट उसके जो ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं बच्चों के, आपने देखा होगा कि जो पहला साल होता है, उसके अंदर भी ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे वीक्स आते हैं जिसमें बच्चा रैपिडली ग्रो करता है। तो उस रैपिडली ग्रो करते वक़्त हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा सोए, उसके बाद अगर नहीं सो रहा, तो आपको फिर ये चीज़ों को सही से एनालाइज़ करना होगा, आपको देखना होगा कि क्यों बच्चे में चेंज आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर है, हो सकता है उसकी माँ हो, दादी हो, जो भी हो, जो जिसका बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ का कनेक्शन है, वो उस चीज़ को फिर अच्छी तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे में एक्चुअली मसला क्या है। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके आँख में आँख डाल के देख रहा है, आई कॉन्टैक्ट कर पा रहा है। अगर आपका बच्चा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता 1 साल के इस पीरियड में या 1 साल होने तक, तो इसका मतलब है बच्चे में कोई न कोई इश्यू है, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू समझा जाता है। और अगर अगर आप देखें कि बच्चा बिल्कुल सहमा हुआ है, किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ये भी एक साइन है, राइट? या बच्चे के सामने आप खिलौने रख रहे हैं, बच्चा उन चीज़ों को हाथ नहीं लगा रहा, खेलने की कोशिश नहीं कर रहा, राइट? तो एक तरह से बच्चे ने खुद को आइसोलेट कर दिया है, ये भी एक साइन हो सकता है। या अगर आप देखें कि अगर बच्चा कुछ वर्ड्स बोल रहा था और अचानक से उस बच्चे ने वो वर्ड्स बोलना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कुछ बच्चों में देखा गया है 9-10 मंथ्स में वो बच्चा कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते हैं। सेंसिबल सिलेबल की बात कर रही हूँ, समझ के बोलते हैं, जैसे कि बच्चा हो सकता है बोले स्टार, सन, तो उसको उस चीज़ का समझ में आ रहा होता है कि ये स्टार है, ये सन है। अगर ये सीखने के बाद अगर वो बच्चा वो चीज़ें भूलने की कोशिश करे, या आपको लग रहा है कि एक दफ़ा सीखने के बाद भूल चुका है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि कोई ना कोई आपका बच्चा किसी न किसी मेंटल से गुज़र रहा है। और अगर आपको लगता है कि या कि बहुत ज़्यादा बच्चे में सेपरेशन एंग्ज़ायटी आ गई है। अगर आप पहले उस बच्चे को कहीं छोड़ के जाते थे किसी के पास, अब बच्चा उतना एंग्ज़ियस नहीं दिखता था, लेकिन अभी आप बच्चे को छोड़ने पे वो बहुत ज़्यादा रोता है, क्लिंगी हो गया है, वो आपके साथ बच्चा चिपक के रहने की कोशिश कर रहा है, नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ें। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं उस बच्चे के जो मेंटल हेल्थ है उस पे इफ़ेक्ट हुआ है। बच्चे का कहीं न कहीं जो ट्रस्ट है, जो कि पहले साल का हम कहते हैं, ये पूरा जो पीरियड है बर्थ टू 1 ईयर, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। अगर बच्चे को अच्छा केयर मिलेगा, उसके फिज़िकल नीड्स को, उसके साइको सोशल नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, तो बच्चा ट्रस्ट करना सीखेगा और वो खुद भी ट्रस्टवर्दी इंसान बनेगा। अगर बच्चे को लगेगा कि उसको सही से केयर नहीं दिया गया है, तो वो एक मिसट्रस्ट सीखेगा। ये आप याद रखें कि अगर बच्चा रोता है, बच्चे को रोने पे जब माँ उठाती है, तो वो वहाँ से शुरू होता है, बच्चा ट्रस्ट करना सीखता है कि अच्छा ठीक है, मैं रोऊँगा तो कोई है जो मुझे उठाए।
so he can trust someone. تو بچہ اگر روتا بھی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اس بات کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ there is someone جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے جو اس کی سنے گا. بے شک اس کی نیڈ جینون ہو یا بچہ سمپل اٹینشن سیکنگ کے لیے رو رہا ہو. اور آپ یاد رکھیے گا اٹینشن سیکنگ کے لیے جب بچہ روتا ہے تو وہ بھی اس کی ایک نیڈ ہے جو کہ آپ کو فلفل کرنی ہے. اگر آپ اس طرح کے کوئی بھی جیسے میں نے کہا کہ بچہ بہت زیادہ غصہ دکھا رہا ہے، رو رہا ہے، بہت زیادہ اینکشس فیل کر رہا ہے بچہ، یا اکثر اوقات بچے بول نہیں پاتے تو خود اپنا ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں، دیواروں پہ سر مارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کھلونوں کے ساتھ خود کو کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا بینگنگ دیئر ہیڈز اور سم تھنگ، اس کا مطلب ہے بچہ ڈسٹریس میں ہے. تو اس طرح کے ڈسٹریس میں آپ پوچھیں جس کے ساتھ اس بچے کا انٹریکشن رکھا ہے کہ ہوا کیا ہے اس بچے کو. ہو سکتا ہے کہ ماں 24 گھنٹے بچے کے پاس نہ ہو، کوئی اور کیئر گیور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈے کیئر میں ہو کسی ٹیچر کے پاس، رائٹ. تو سب سے پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایز they say that it takes a village to raise a child. ایک بچے کو بڑا کرنا ایک انسان اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہم سب مل کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، رائٹ، ایز اے سوسائٹی. تو آپ دیکھیں کہ پھر سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ان بچوں کو دیکھنا. تو اب یہ وارننگ سائنس ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وارننگ سائنس ٹرانزینٹ نہیں ہے، کسی فزیکل ریزن کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ اکثر اوقات بچوں کے دانت نکلنے میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ ضرور کسی کلینیکل سائیکالوجسٹ کو، کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ کو، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنے بچے کو لے کے جائیں. کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایشو کو اگنور کرتے ہیں تو یہ پوری کی پوری کی لائف کی جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو افیکٹ کرے گی. اگر کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہے، اگر آپ اس چیز کو ابھی ریزالو کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جو باقی کی لائف رہے گی دیٹ ول بی ایزی. وہ ایک ہیلدی، مینٹلی ہیلدی ہیومن بینگز کی طرح پھر اپنے زندگی کو گزاریں گے. یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ایز مائی سوشل ریسپانسبلٹی. میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں تو میں یہ بات کرتی ہوں جو کہ اکثر اوقات پیرنٹس کو ہو سکتا ہے offend کرے، but this is my ethical social responsibility, which is why I'm saying keep your kids safe. اور آج کل جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بچوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے this is not good for them, right? Because others, جیسے کہ پیڈوفائلز ہوتے ہیں، ڈفرنٹ لوگ ہو سکتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ جس طرح سے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کے بچے کو اسی طرح سے دیکھے. کچھ لوگوں کی نیت بری بھی ہو سکتی ہے. تو اپنے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے سیف رکھیں، رائٹ. اور اپنے بچوں کے جو پرسنل پکچرز ہیں اور ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے آپ گریز کریں. اور اگر آپ نے کوئی پکچر شیئر بھی کیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کی اپنی امیڈیٹ فیملی ہو یا ایسے لوگ ہوں جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہوں. بیکاز دس ورلڈ از not a safe place for kids. اور آپ something like displaying your kids on social media, it can land you in trouble. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی try avoiding those things. اور جب آپ کا بچہ چھوٹا ہو تب سے ہی آپ اس کو ڈفرینٹ اسٹوریز کے تھرو، جیسے کہ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی اسٹوری ہے، چھوٹی چھوٹی اسٹوریز پڑھ کے بتائیں کہ لوگ there can be people outside like the wolf in the Red Riding Hood story جو کہ بچوں کو ہارم کر سکتے ہیں. بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹرسٹ کرنا اچھی بات ہے لیکن سب کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ارلی آن آپ آہستہ آہستہ جو آپ ان کی بیڈ ٹائم اسٹوریز سناتے ہیں ان چیزوں میں آپ چیزیں کر سکتے ہیں. کیپ یور کڈس سیف اینڈ I would suggest keep them away from social media. When they will turn 18, I think then they should come on social media. کیونکہ میں دیکھتی ہوں بہت سارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7 سال کے 8 سال کے، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. آف کورس انہوں نے اپنی ایج غلط مینشن کی ہوتی ہے. اینڈ میں ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے صحیح جو وہ ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں. پیپل کین پرے آن یور کڈس. تو اپنے بچوں کو آپ پلیز سوشل میڈیا سے دور رکھیں. از فار ایڈلٹس، رائٹ، جو کہ اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. بچہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا اور پھر اسی چیزوں کا پھر جن لوگوں کی نیت غلط ہوگی وہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. سو پلیز pay attention to your kids, keep your kids safe, and give a lot of cuddling and hugging to your infants, and jitna physical intimacy ho sakta hai aap karein, kyunki baad mein aap is cheez ko miss karenge. Ji Seema. Thank you so much میرا I must say بہت اچھا ڈسکشن رہا. The content you presented
is very relevant in context of Gilgit-Baltistan and Pakistan and whoever was with us. ہمارے ساتھ نعیم ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آن زوم اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ ہم کہ وہ اس ٹاپک پہ اس ڈسکشن پہ اگر اپنا کوئی کمنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اٹ وڈ بی آف گریٹ ویلیو فار اس. بہت شکریہ سیما اینڈ اٹس این ویری پرٹیننٹ ڈسکشن بائی حمیرہ. انہوں نے بہت کلیئرلی اور بہت تفصیل سے ماں باپ کے جو بچوں کے رول کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے لیے وہ قابل ستائش ہیں. ایک چیز جو ہمیں اور چیز دیکھنی چاہیے جس کا میں کہوں گا بینگ آئی ایم اے چائلڈ اسپیشلسٹ اور میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں بہت سارے مسائل کے ساتھ, اور ان میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا آخر میں میرا نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. ہم اصل میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتے, جس عمر کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسکرین کا استعمال. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بچوں کے ڈاکٹروں کی تنظیم یا بچوں کا کوئی بھی ڈاکٹر 18 مہینے سے پہلے بچے کو اسکرین دکھانا ہرگز تجویز نہیں کرتا, جس کا مطلب یہ ہے, اور اسکرین سے ہماری مراد ہے ٹیلی ویژن, کمپیوٹر, ٹیبلٹ, آئی پیڈ وغیرہ اور موبائل, کوئی بھی اسکرین. صرف اس میں 2 ایکسیپشنز ہیں اور وہ بھی چھوٹے بچے کے لیے اتنی نہیں ہے. ایک ایکسیپشن آپ سمجھ لیں کہ اگر بچے کا کوئی رشتہ دار شہر سے باہر ملک سے باہر ہے اور وہ اس سے بات کرا رہے ہیں چھوٹے بچے کو تو وہ اس کی اجازت ہے ایک خاص حد تک. دوسری جو اجازت ہے وہ بچے کی پڑھائی کے لیے ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ 18 مہینے تک کے بچے کی کوئی پڑھائی ہوتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ابھی ہمارا نے بتائے ہیں چیزیں. اس طرح یہ اصل میں بچہ سیکھ رہا ہے اپنی سائیکو موٹر سکلز, اور وہ سائیکو موٹر سکلز سیکھنے کے لیے اس کو اپنی تمام 5 حصیں استعمال کرنی ہیں. اس نے اپنی دیکھنے کی حص استعمال کرنی ہے, سننے کی حص استعمال کرنی ہے, اپنے لمس ہاتھ لگانے کی حص استعمال کرنی ہے چیزیں سمجھنے کے لیے, پھر اس نے اپنے سونگھنے کی حص استعمال کرنی ہے, بولنے کی حص استعمال کرنی ہے. سو بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ بچے کے ساتھ آپ باتیں پیدائش کے فوراً بعد سے شروع کریں اور اس کو صرف بولنا نہیں ہے آپ نے, اس کی باتیں سنیں بھی. تو اسکرین میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اسکرین کا استعمال ہرگز نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے موبائل دکھا رہے ہیں. میں کلینک میں مریض دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اسے موبائل دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے موبائل کا کیونکہ ان کا ہر وقت استعمال رہتا ہے وہ اس لیے بچے کو موبائل دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بچے کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں تو آپ خود بھی اسکرین کا استعمال مت کریں. یہ آپ کے بچے کے لیے ایک غلط عادت ڈال رہا ہے. ایک اور جو میں بات اسی حوالے سے کرتا ہوں عادت ڈالنے کے حوالے سے, کہ چھوٹے بچوں کو جب ہم کھانا سکھاتے ہیں 6 ماہ کے بعد, ہم 6 مہینے تک تو ماں کا دودھ پلا رہے ہیں, 6 ماہ کے بعد جب ہم نے اسے کھانا کھلانا سکھانا ہے تو اسے سکھانا ہے, ہم نے کھلانا نہیں ہے. مقصد سکھانا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ زبردستی پکڑ کے منہ میں ٹھونسنا نہیں ہے, اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا نہیں ہے, اس کو اسکرین کے بہلاوے یا کسی اور چیز کے بہلاوے نہیں دینے ہیں. بہت ضروری ہے کہ وہ بچہ صحیح سیکھے, اسے بھوک لگے وہ کھانا مانگے, اس کو دن میں 2 3 4 ٹائم جس وقت بھی ہم کھانا دیتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی دیر اس کو بھوکا رکھا جائے, اور پھر جتنا بچہ کھانا کھائے اتنا کھلا کے چھوڑ دیا جائے. تو اسی طرح بچے کو جب ہم یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی عمر کے حساب سے اس کو ٹریٹ کریں. بڑے بچوں میں اسکرین ٹائم ہم اجازت دیتے ہیں 1 گھنٹہ کھیلنے کے لیے, لیکن اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو کنٹینٹ ہے وہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں, اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو اپنے ساتھ متوجہ رکھیں, اور جو وہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے وہ آپ اس کے ساتھ جب ڈسکس کریں گے تو وہ ایک انٹریکشن ٹائم ہوگا.
ایون جو ہمارے بڑے بچے ہیں 8 10 12 سال کے بچے, ان کے لیے بھی امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ہمیں ان کو 3 حصوں میں بانٹنا ہے, ان کی اسکرین ایکٹیویٹی, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اور ان کی گھر کی انٹریکشن, اور ان تینوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. سو اگر بچہ اسکرین بھی دیکھ رہا ہے تو وہ بھاگنے دوڑنے میں بھی ٹائم گزارے اور وہ ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی ٹائم گزارے. بہت ساری اس طرح کی ایپس موجود ہیں, سرچ انجنز موجود ہیں جو بچوں کے لیے سیف ہیں. موبی سپ ان میں سے ایک ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بچے کو اس پہ سے وہ ڈھونڈے گا تو اس کو کوئی ایسا غلط جگہ نہیں ملے گی. اور میرے بیٹے نے جب 8 سال کی عمر میں فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا تو میں نے اس کو ڈانٹا نہیں تھا, میں نے اس کو مارا نہیں تھا, میں نے اس کو صرف یہ سمجھایا تھا, بیٹا آپ نے جب فیس بک کا اکاؤنٹ بتایا تو اپنی عمر کتنی بتائی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی عمر 15 سال بتائی تھی. میں نے کہا بیٹا اب یہ آپ کا اکاؤنٹ جب چلے گا تو اس پہ آپ کی عمر لکھی ہوگی 15 سال, اور آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے آپ کو اس جھوٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی ساری عمر جھوٹ کے ساتھ چلے؟ پھر میں نے اسے ظاہر فیس بک کے جو 13 سال سے کم عمر کے نقصانات بھی بتائے, اور یہ بتایا کہ فیس بک 13 سال سے کم عمر پہ اجازت نہیں دیتی. آپ یقین مانیے مجھے انتہائی خوشی ہے اس بچے کی کہ اس نے اس دن کے بعد سے وہ اکاؤنٹ استعمال ہی نہیں کیا, ڈورمنٹ پڑا رہا. جس دن اس کی 13 سال عمر ہوئی پھر اس نے مجھ سے اجازت لے کے اور خود اپنا اکاؤنٹ بنایا, اس کو خود آپریٹ کیا. سو آپ بچوں کو اپنا دشمن مت بنائیں, لڑیں جھگڑیں نہیں, اس طرح پھر وہ چھپ کے کام کریں گے. آپ کانفیڈنس میں لیں, ان سے بات کریں. بہت سارے ایپس ہیں جن سے آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بتا کے, ان کو پتا ہو کہ آپ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس کے لیے خود ضروری ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا بہت کمپیوٹر آنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری جو جنریشن ہے وہ کمپیوٹر سے نابلد تھی اپنے بچپن میں. ایون جو ہمارے 30-40 سال کے عمر کے لوگ ہیں جو آج کے ماں باپ ہیں, وہ بھی کمپیوٹر انہوں نے سیکھے ہیں بڑے ہو کے. یہ بچے پیدائشی کمپیوٹر جانتے ہیں. سو نتیجتاً یو کین نیور آؤٹ اسمارٹ دیم. سو میک دیم یور پارٹنرز. ان کو اپنے ساتھ مل کے سمجھائیں, وہ بھی انہیں پتا ہو کہ آپ ان کو ان کی اچھائی کے لیے سمجھا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کا اور ان کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا. بہت شکریہ سیما. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Thank you so much, Dr. Saab. And I would like to thank Humaira as well. آپ دونوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں شیئر کی. آئی ایم شیور جو لوگ ابھی جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہے اور بعد میں بھی جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے, یہ بہت فائدہ مند ایک ڈسکشن تھا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار دا آڈینس. یہ جو ویڈیو ہے یہ فیس بک پہ ہے, اور مائنڈ یور مائنڈ ہمیرا مجید صاحبہ کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی ہم یہ پوسٹ کریں گے. اور ریفرنس کے لیے اگر آپ ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوالوں کے آپ کو جواب چاہیے, تو میں وہ ڈسکرپشن میں ان کا لنک شیئر کر دوں گی, یوٹیوب کا بھی اور فیس بک کا بھی, تو وہاں پھر آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. سیما اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ پہچان پہ بھی اس کو فیس بک کا لنک آپ کو شیئر کر لیں گے. Yeah, sure, Dr. Saab. I'll share the Facebook link